हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडिटोरियल इनसाइट्स। सो जो फर्स्ट टाइम व्यूवर्स हैं उनके लिए एक बार मैं ब्रीफली बता देता हूँ। हमने एडिटोरियल इनसाइट स्टार्ट किया है क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन और वोकेबलरी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बैंक एग्ज़ाम्स का। और क्योंकि अगर आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स अच्छी हैं और वोकेबलरी अच्छी है तो आप इंग्लिश सेक्शन को इंग्लिश सेक्शन में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि इन स्किल्स को डेवलप करने में टाइम लगता है तो इसीलिए हमने ये स्टार्ट किया। ठीक है, उसमें हम एनालाइज भी करेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस को, ताकि एग्ज़ाम में आपको हेल्प मिल पाए। अगर हम बात करें आपके लिए क्यों ये कैसे हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि हम डिफरेंट टाइप के पैसेजेस हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उनकी लैंग्वेज कैसी होगी, फॉर्मल लैंग्वेज होगी एडिटोरियल्स की, तो जिसकी यूजुअली हमें आदत नहीं होती है। तो जैसे जैसे हम रीड करते जाएंगे डिफरेंट पैसेजेस, हमें उसकी हैबिट होगी, और जैसे जैसे हैबिट होती जाएगी हमारी रीडिंग स्पीड भी इम्प्रूव होती जाएगी। अब जब हम पैसेजेस रीड करेंगे तो हम इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट फ्रेजेस हैं, उनको पढ़ेंगे, और उनका पीडीएफ भी आपको अवेलेबल होगी। तो आपको ये पता चल जाएगा किस टाइप के वर्ड्स पे हमें ध्यान देना है, कौन से हमें पता होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद रीड कॉम्प्रिहेंशन में हम सिर्फ उस पैसेज का मीनिंग ही नहीं देखेंगे, हम ये भी डिस्कस करेंगे आगे कि टोन क्या है, पर्पस क्या है ऑथर का, पैसेज का, पैराग्राफ का। ठीक है, सेंट्रल आइडिया, ये सब चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, पर पहले हमारा फोकस होगा वोकैबुलरी पे। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन हम बाद में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा फॉर्डर पॉइंट्स क्या होते हैं, अगर आप जब आप मेंस एग्जाम दोगे तो आपको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग सेक्शन वहाँ अटैम्प्ट करना होगा, जिसमें आपको एसे और लेटर लिखना है। तो उसके लिए आपके पास कुछ पॉइंट्स होने चाहिए, अपना कुछ डेटा होना चाहिए जो आप वहाँ पर लिख पाएँ, अपने आर्ग्यूमेंट्स को सपोर्ट कर पाएँ। तो वो फॉर्डर पॉइंट्स हमें एडिटोरियल से मिलते हैं। उसके अलावा कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ हैं। ठीक है, इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। कोई भी इंपॉर्टेंट इशू हो, नेशनल या इंटरनेशनल, ठीक है, उसके ऊपर आपके व्यूज़ पूछे जा सकते हैं। या अगर आपको उस टाइप के किसी डिस्कशन में आपको पार्टिसिपेट कर रहे हो और आपको अपने आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करना है, तो वो सब चीज़ें आप जब हम एडिटोरियल्स रीड करेंगे तो वो इन्फॉर्मेशन भी साथ के साथ आपको मिलती जाएगी, आपको ओपिनियंस फॉर्म होते जाएंगे, और वो भी हेल्प करेगा कहीं ना कहीं इंटरव्यू एंड जीडी में। क्योंकि एडिटोरियल इनसाइट्स फोकस करता है एडिटोरियल्स पे इंग्लिश सेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप जीए सेक्शन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप करंट अफेयर्स तड़का बाय राजन सर वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा आज हम दो पैसेजेस डिस्कस करेंगे, दो एडिटोरियल्स डिस्कस करेंगे। लेकिन स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चंस हैं लोगों को कि आप में से कुछ लोग कह रहे हैं कि कैसे याद रहेंगे ये वर्ड्स, जो जितने भी हम वर्ड्स क्लास में पढ़ रहे हैं तो वो कैसे याद रहेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको उनको नोट डाउन करना है। जो भी वर्ड्स आपको लग रहे हैं कि आपको नहीं पता, अपनी एक अलग नोटबुक बनानी है। ये तो पीडीएफ में वो सारे वर्ड्स हैं जो इम्पॉर्टेंट है किसी भी पैसेज में। उसमें हो सकता है आपको 30%, 40%, 60% वर्ड्स आपको पता हो। ठीक है, लेकिन आपको हो सकता है कुछ ऐसे वर्ड्स हों, ऐसे फ्रेजेस हो जो नहीं पता, तो आपको वो एक नोटबुक में नोट डाउन करने हैं, और उनको रटना नहीं है। ठीक है, उनको क्या करना है, आपको नोट डाउन करने और बस लिखना है वर्ड्स और उनके मीनिंग्स को लिखना है, दैट्स इट। नेक्स्ट टाइम जब हम रीड करेंगे तो उनमें से कुछ वर्ड्स रिपीट होंगे, कुछ नहीं होंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस चलता जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ डेज। जब जैसे एक वीक हो गया तो आपके पास कुछ वर्ड्स फ्रेजेस कलेक्ट हो जाएंगे, आपको उनको रिवाइज करना है। ठीक है, और यही प्रोसेस रिपीट करते करते आपकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। इसीलिए हमने ये शुरू किया है एग्ज़ाम से काफ़ी टाइम पहले, ताकि हमारे पास टाइम हो अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करने का। एक और चीज़ भी है कि वर्ड्स, अब जैसे यहाँ पर मैंने मीनिंग्स पहले आपको नहीं बताए वर्ड्स के। ठीक है, डायरेक्टली आप खुद रीड कर रहे हैं, तो यही सबसे बड़ा टेस्ट है कि यहीं आपको पता चल जाएगा कौन से वर्ड्स, जब आप फर्स्ट टाइम रीड करेंगे इस आरसी को, इस पैसेज को, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि कौन से वर्ड्स आपको पता है मीनिंग, कौन से नहीं पता। ठीक है, और जब हम मीनिंग्स डिस्कस करेंगे वो भी आपको पता चलेगा कौन से वर्ड्स के मीनिंग आपने गलत समझे थे। ठीक है, तो यहीं से ही आपको पता चलेगा किस पे आपको वर्क करना है और कौन कौन से वर्ड्स पे नहीं करना है। ठीक है, हर पर्सन के लिए अलग होगा, और इसी प्रोसेस को रिपीट करते करते ये स्ट्रेंथन होता जाएगा। ऑलराइट, चलो, तो फर्स्ट जो पैसेज है, ठीक है, ये आप एक बार रीड कर लो खुद, बिना किसी हेल्प के, किसी डिक्शनरी की हेल्प के, कहीं गूगल नहीं करना कोई मीनिंग, सिंपली जस्ट रीड करना है, समझने की कोशिश करनी है, फिर हम डिस्कस करते हैं।
ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसको रीड करना है, सेकंड पेज। ठीक है, चलो, सो आई होप आपने ये रीड कर लिया। अब देखते हैं। सो वन कैन ओनली नॉड इन एग्रीमेंट। नॉड इन एग्रीमेंट मीन्स एग्री। ठीक है, नॉड करना क्या होता है, व्हेन यू एग्री विथ समथिंग तो आप नॉड करते हो, यू अपनी एग्रीमेंट शो करने के लिए नॉड करते हो। ठीक है, नॉड इन एग्रीमेंट यानी एग्री करना। So you can only agree, one can only agree when the director of the country's top ranking Indian Institute of Technology, IIT Madras, observes that more and more engineers opting for non-engineering jobs is a waste of resources. So यहाँ फर्स्ट लाइन में क्या कहा जा रहा है कि हम सिर्फ एग्री ही कर सकते हैं, वन कैन ओनली नॉट इन एग्रीमेंट। कि क्या एग्री कर सकते हैं, जब IIT मद्रास के जो डायरेक्टर हैं, ठीक है, वो कह रहे हैं कि more and more engineers opting for non-engineering jobs is a waste of resource, कि बहुत ज़्यादा से और ज़्यादा an increasing number of engineers जो हैं वो non-engineering jobs ले रहे हैं। तो वो क्या है, उन्होंने कहा कि वो है waste of resources। ठीक है, तो यहाँ पे शुरुआत में ही एग्रीमेंट शो कर दिया कि वन कैन ओनली एग्री। तो यहीं से हमें समझ आ गया कि जो पैसेज में जो भी ऑथर है उसने वो एग्री कर रहा है विद द डायरेक्टर ऑफ IIT मद्रास। Graduates of reputed institutions making career choices unrelated to what they have studied puts a question mark on the utility of state-funded academic programs helmed by highly qualified faculty. Next sentence क्या कहता है, graduates of reputed institutions। reputed क्या होता है, reputed जो बहुत ज़्यादा respected है, ठीक है, reputed institutions जो बहुत ज़्यादा respected institutions है, किसकी बात हो रही है, जैसे IIT की। सो मेकिंग करियर चॉइसेस अनरिलेटेड टू व्हाट दे हैव स्टडीड। अगर उसके स्टूडेंट्स, उसके ग्रेजुएट्स अगर अपना करियर पाथ बना रहे हैं उस फील्ड में जो उन्होंने पढ़ा ही नहीं, अनरिलेटेड है बिल्कुल उससे जो उन्होंने पढ़ा है, पुट, तो इससे क्या हो रहा है, पुट्स अ क्वेश्चन मार्क ऑन द यूटिलिटी ऑफ स्टेट फंडेड एकेडमिक प्रोग्राम्स। इससे एक सवाल खड़ा होता है, क्वेश्चन मार्क आता है किस पर, कि जो स्टेट फंडेड, गवर्नमेंट फंडेड जो एकेडमिक प्रोग्राम्स हैं हेम्ड बाय हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी। हेम मतलब क्या होता है, लीड करना, ठीक है, सुपरवाइज करना। तो यहाँ पर जो उन प्रोग्राम्स को कौन सुपरवाइज करता है, कौन लीड करता है, हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी। तो क्वेश्चन मार्क किस पे है, यूटिलिटी ऑफ स्टेट फंडेड एकेडमिक कोर्सेज पे। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, यूज़, ठीक है, यूज़ या उनका क्या यूज़ है, उनकी क्या यूटिलिटी है। तो यहाँ पर आया कि डाउट्स हो रहे हैं कि क्या यूज़ है स्टेट फंडेड एकेडमिक प्रोग्राम्स का, जो कि कौन लीड कर रहा है, highly qualified faculty. IIT graduates making a beeline for higher studies or employment abroad is a well-entrenched rite of passage. Now, IIT graduates making a beeline. To make a beeline का मतलब क्या होता है कि कहीं आप quickly और directly आप कहीं पे जाना चाहते हो, quickly, बहुत तेज़ी से कहीं पहुंचना चाहते हो, directly. So, IIT graduates making a beeline. So क्या हो रहा है कि IIT graduates जो हैं they are trying to quickly go where for higher studies or employment abroad. So IIT graduates higher studies के लिए और employment के लिए abroad जाना चाहते हैं। Abroad means you all know foreign, ठीक है, is a well entrenched rite of passage. वेल entrenched का मतलब होता है established। तो कोई चीज़ entrenched है मतलब वो बहुत ज़्यादा अच्छे से कहीं पे वो जमी हुई है, established है। तो किस चीज़ की बात हो रही है, क्या चीज़ बहुत ज़्यादा established है, entrenched है, ठीक है, बिल्कुल फिक्स्ड है, कौन सी चीज़, IIT ग्रेजुएट्स का फॉरेन जाना, ठीक है, अब्रॉड जाना, इट इज़ अ वेल entrenched। अब यहाँ पर वेल entrenched क्या है, वेल entrenched है एडजेक्टिव, ठीक है, एंड इट इज़ मॉडिफाइंग व्हाट, राइट ऑफ पैसेज, RITE, ठीक है, RIGHT नहीं है, RIGHT तो अधिकार होता है, RITE है, राइट ऑफ पैसेज है। तो राइट ऑफ पैसेज का मतलब यहाँ पर आप इसको मान सकते हो एक तरह की कस्टम है, एक तरह की रिचुअल है, ठीक है, जिसमें राइट ऑफ पैसेज की एक कोई कस्टम, कोई इम्पॉर्टेंट इवेंट शो करे। तो एक तरीके से IIT ग्रेजुएट्स के लिए अब्रॉड जाना स्टडीज़ और एम्प्लॉयमेंट के लिए ये एक रिचुअल बन गया है, ये एक आम बिल्कुल कॉमन हो गया, एक इम्पॉर्टेंट रिचुअल बन गया उनके लिए, ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश हो गया है हमारे कंट्री में। द ट्रेंड ऑफ गेटिंग एन IIM डिग्री आफ्टर IIT हैज़ स्लैकेंड। तो IIT
से ग्रेजुएट होने के बाद IIM डिग्री लेने का जो ट्रेंड है वो स्लैकन हो गया है। स्लैक मतलब रिड्यूस होना, कम होना, स्लैकन, तो पहले से कम हो गया है। बट नॉट द यर्निंग टू क्रैक द UPSC कोड, लेकिन UPSC क्लियर करने के लिए, UPSC क्रैक करने के लिए जो यर्निंग है, ये व्हाट इज़ यर्निंग? अच्छा, इसके लिए हम एक और वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, लॉन्गिंग। ठीक है, तो लॉन्गिंग टू क्लियर द UPSC कोड। अब लॉन्गिंग का क्या मीनिंग होता है? तो लॉन्गिंग या यर्निंग उसका मीनिंग होता है कोई एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, ओके, एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोई इच्छा होती है। तो ऑल्दो IIT के बाद IIM की डिग्री लेना, उसका ट्रेंड कम हो गया पहले से, लेकिन UPSC क्रैक करने की जो डिज़ायर है वो अभी भी है। ठीक है, सो चूजिंग नॉन कोर वर्क इज़ एन इंडिविजुअल्स राइट। उसमें कहा जा रहा है कि अब वो तो इंडिविजुअल की राइट है ना, जो पर्सन वहाँ से ग्रेजुएट हो रहा है, कि उसे अपने ही फील्ड में जॉब करनी है या फिर नॉन कोर वर्क यानी कि कुछ अनरिलेटेड कोई वर्क उसे करना है, वो उसकी राइट है। बट लेकिन what IIT Madras director V Kamakoty is alluding to warrants attention at the highest level। ये तो यहाँ पर ये एग्री कर रहे हैं कि इंडिविजुअल की राइट है, एक पर्सन का राइट है कि वो क्या प्रोफेशन, क्या वो आगे करना चाहते हैं, क्या वर्क करना चाहते हैं। लेकिन जो भी IIT डायरेक्टर ने कहा, इट इज़ एल्यूडिंग टू, एल्यूडिंग मतलब यहाँ पर रेफरिंग टू, ठीक है, रेफरिंग टू और इंडिकेटिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, तो जिस चीज़ के मेंशन भी कह सकते हैं, ठीक है, तो मेंशनिंग भी कह सकते हैं। तो जिस चीज़ को मेंशन कर रहे हैं, इट वारंट्स अटेंशन। वारंट्स हमने पहले भी पढ़ा था। ठीक है, तो अब अगर आपने एडिटोरियल, अगर आप ये फर्स्ट वीडियो देख रहे हो तो आप पहले की वीडियोस भी देख सकते हैं। ठीक है, वोकैबुलरी में आप बिल्ड करने में आपकी हेल्प करेंगे, क्योंकि वर्ड्स ऐसे आते जाएंगे जो हम पहले भी कवर कर चुके हैं। तो वारंट्स का क्या मतलब है? यहाँ पे कोई लीगल वारंट नहीं है। वारंट्स का मतलब कि लॉजिकल है कि हम उस पर अटेंशन पे करें। ठीक है, इट वारंट्स। ठीक है, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इट इज़ नेसेसरी दैट वी पे अटेंशन एट द हाइस्ट लेवल, कि ज़रूरी है कि हम अटेंशन पे करें हाइस्ट लेवल पे। Okay, for the majority of the pass outs, financial reward is a key career determining factor। तो ज़्यादातर लोग जो पास आउट होते हैं उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट, जो फाइनेंशियल रिवॉर्ड है, हाउ मच दे विल अर्न, ठीक है, वो क्या है? इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट करियर डिटरमाइनिंग फैक्टर। की मीन्स इम्पॉर्टेंट, तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि वो कौन सा करियर चूज़ करेंगे। अनदर एस्पेक्ट दैट स्टैंड्स आउट अकॉर्डिंग टू द IIT डायरेक्टर इज़ द वर्क एनवायरनमेंट। तो दूसरा क्या है? वर्क एनवायरनमेंट। तो एक है कि हाउ मच दे विल अर्न, एंड द सेकेंड वन इज़ जो स्टैंड आउट मतलब ईजीली, आसानी से दिख सकता है, जो फैक्टर जो ईजीली नोटिसेबल है। तो एक और एस्पेक्ट क्या है? वो है वर्क एनवायरनमेंट। तो दो चीज़ें हैं, वन इज़ फाइनेंशियल रिवॉर्ड, द सेकेंड वन इज़ वर्क एनवायरनमेंट। The higher pay and comfort of working from home are making new opportunities in other fields very appealing। तो इन दो चीज़ों की वजह से, हायर पे की वजह से एंड कंफर्ट ऑफ वर्किंग फ्रॉम होम, इन दो चीज़ों की वजह से जो है अपीलिंग बनता जा रहा है। अपीलिंग मतलब अट्रैक्टिव हो रहा है और लोगों के लिए दूसरी फील्ड्स में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढना। ठीक है, सो दिस his concern over the inadequate availability of civil and aerospace engineers is not unfounded। तो उनका जो डायरेक्टर है उनका कंसर्न है कि जो सिविल और एरोस्पेस इंजीनियर्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी कम हो रही है, यानी कम ग्रेजुएट्स जो हैं वो सिविल और एरोस्पेस इंजीनियरिंग में अपना करियर बना रहे हैं। सो इट इज़ नॉट अनफाउंडेड। अनफाउंडेड का मतलब क्या होता है? बेसलेस। ठीक है, अनफाउंडेड मीन्स बेसलेस। अब बेसलेस क्या होता है? मतलब कि इलॉजिकल नहीं है। दैट मीन्स उनका जो कंसर्न है वो वैलिड है। ठीक है, नॉट बेसलेस, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, सो कंसिडरिंग द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एविएशन प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। तो इंफ्रास्ट्रक्चर और एविएशन प्रोजेक्ट्स बढ़ रहे हैं, लेकिन जो इंजीनियर्स हैं जो इन फील्ड्स में करियर बना रहे हैं वो नंबर ऑफ इंजीनियर्स कम है, तो इसीलिए कंसर्न है। ऑफरिंग बेटर एंड फ्लेक्सिबल वर्क कंडीशंस इज़ अ वाइटल टूल टू रिटेन टैलेंट। अब यहाँ पर एक सजेशन है कि
कैसे किया जा सकता है, इस कंसर्न को एड्रेस कैसे किया जा सकता है? एक तो बेटर वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड करें, फ्लेक्सिबल वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड करें. इट इज़ वाइटल. व्हाट इज़ वाइटल? इम्पॉर्टेंट, एक बहुत इम्पॉर्टेंट, ये ज़रूरी है, नेसेसरी है. ठीक है, वाइटल यहाँ नेसेसरी, कि ये दो चीज़ें प्रोवाइड करना ज़रूरी है टू रिटेन टैलेंट. रिटेन करना यानी कि जो टैलेंट यहाँ पर किसकी बात हो रही है, जो इस पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं, तो उनको रिटेन करना, उनको अपनी ही फील्ड में रखना. तो अगर हमें वो रखना है उन्हें, तो उसके लिए नेसेसरी है कि उन्हें बेटर और फ्लेक्सिबल वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड की जाए. इट इज़ डिसकंसर्टिंग दैट नॉट ओनली प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ऑफरिंग प्रोफेशनल कोर्सेज कैन बी एसोसिएटेड, नॉट मेनी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ऑफरिंग प्रोफेशनल कोर्सेज कैन बी एसोसिएटेड विद क्वालिटी एजुकेशन. सो disconcerting. What is disconcerting? Disconcerting is disturbing या worrying. ठीक है, worrying ये चिंताजनक है. It is disconcerting, troubling that कि कुछ ही प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, ज़्यादातर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में जो है वो जो कोर्सेज हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज, उनको हम क्वालिटी से एसोसिएट नहीं करते. ठीक है, कुछ ही हैं जिनमें करते हैं, ज़्यादातर में नहीं करते. A workforce that does not measure up to the job at hand is as much a burden as the best of the lot who choose not to pursue what they were trained to do at the state exchequer's expense. So यहाँ पर इस स्टेटमेंट का क्या मीनिंग है? A workforce that does not measure up to the job at hand. तो ये हमारा सब्जेक्ट है. ठीक है, वर्कफोर्स सब्जेक्ट है, उसी के बारे में बता रहे हैं कि कैसे वर्कफोर्स अ वर्कफोर्स दैट डज नॉट मेजर अप टू द जॉब एट हैंड. यानी अगर हमारे पास ऐसी वर्कफोर्स है जो मेजर अप यानी कि इनएडिक्वेटली वो जो काम है वो उसको ठीक से नहीं कर पा रहे. एक तो ये कंडीशन कि हमारे पास ऐसे वर्कर्स हैं जो अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे, और दूसरी तरफ ऐसे हैं कि बेस्ट ऑफ द लॉट, यानी हमारे पास बहुत टैलेंटेड लोग हैं लेकिन वो अपनी जिसमें फील्ड में उन्होंने ट्रेन किया उसमें वो वर्क नहीं कर रहे. तो वो दोनों ही बर्डन है हमारे लिए कि अगर जो है नॉन परफॉर्मिंग वर्कर्स हैं, ठीक है, या फिर ऐसे टैलेंटेड वर्कर्स हैं लेकिन वो अपनी फील्ड में करियर परस्यू नहीं कर रहे, तो दोनों ही हमारे लिए बर्डन है. बर्डन क्यों है? बर्डन किस पे? एट दी स्टेट एक्सचेकर्स एक्सपेंस. किसके लिए बर्डन है? कि जो अब यहाँ पर स्टेट इज़ दैट मीन्स आप गवर्नमेंट कंसिडर कर सकते हो, और एक्सचेकर यानी कि जो भी उनका ट्रेजरी होती है. ट्रेजरी इज़ व्हाट? जो भी रेवेन्यू होता है, ठीक है, तो जो भी गवर्नमेंट का रेवेन्यू है उसके ऊपर एक बर्डन पड़ता है, एक्सपेंस. ठीक है, यहाँ एक्सपेंस का मतलब ही यहाँ पर बर्डन समझ सकते हैं. ओके, ठीक है. तो दोनों ही केसेस में बर्डन पड़ता है गवर्नमेंट पे, क्योंकि गवर्नमेंट फंड कर रही है वो प्रोग्राम्स, और अगर वहाँ पर टैलेंटेड जो वर्कर्स हैं वो अपना जॉब नहीं कर पा रहे, जो भी उनको असाइन किया जाता है, दे डू नॉट मेजर अप टू, यानी कि दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म देयर जॉब्स, वो भी बर्डन है. और अगर वो बेस्ट जो उसमें से जो बेस्ट जो ग्रेजुएट्स हैं वो चूज़ करते हैं वर्क ना करना अपनी फील्ड में, तो वो भी एक बर्डन है. The effect of the pandemic on the students' mental health has been a subject of intense debate. The initiative to make counseling an integral part of the campus life needs to be replicated across the country. तो यहाँ पर एक सजेशन दिया गया है कि क्योंकि पैंडेमिक से स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ा, इसीलिए काउंसलिंग जो है उसको इंटीग्रल मीन्स नेसेसरी, ठीक है, इंपॉर्टेंट और नेसेसरी पार्ट ऑफ कैंपस लाइफ नीड्स टू बी रेप्लिकेटेड. और ये जो कोई इनिशिएटिव लिया गया होगा काउंसलिंग का, तो उसको रेप्लिकेट करना. रेप्लिकेट का मतलब उसी को ही हर जगह अप्लाई करना है. रेप्लिकेटेड अक्रॉस द कंट्री. रेप्लिकेट वैसे तो होता है कि जैसे अगर आपने कोई एक एक्शन लिया, रेप्लिकेट करना यानी उसी एक्शन को कहीं और भी दोबारा परफॉर्म करना. तो जो काउंसलिंग हम एक जगह पे कहीं पे स्टार्ट की गई है, इट नीड्स टू बी रेप्लिकेटेड अक्रॉस द कंट्री. तो पूरी कंट्री में उसको अप्लाई करने की ज़रूरत है. ठीक है. सो जो भी ये वर्ड्स हमने पढ़े, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो इसका PDF पे आपको अवेलेबल होगा. ठीक है. इनको
इनमें से अब आपने कुछ वर्ड्स होंगे जो आपको पता होंगे, कुछ होंगे जो नहीं पता होंगे, तो नोट करने हैं, नोट डाउन करने हैं, ठीक है। और अगर आप रेगुलरली फॉलो करोगे एडिटोरियल इनसाइट्स, तो आपको वो धीरे धीरे वर्ड्स याद होते जाएंगे अपने आप, ठीक है। तो बस आपको अपनी तरफ से करना है, जो आपको वर्ड्स नहीं पता उनको नोटबुक में लिखना है, उनको रिवाइज़ करना है, वीक में 1-2 बार आपको रिवाइज़ करने हैं उनको। ऑलराइट, चलो, जितनी ज़्यादा आप रिवाइज़ करोगे उतना अच्छे से याद रहेगा, ठीक है। तो ये रहा। नाउ लेट्स डिस्कस दिस सेकेंड पैसेज, ठीक है। तो इसको आप एक बार खुद रीड करना है, ओके। चलो, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके सेकेंड, ठीक है, थर्ड पेज, ठीक है। चलो, सो लेट्स स्टार्ट. So, the United States said earlier this week that it was rejoining the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization UNESCO. तो US ने ये कहा कि वो दोबारा ज्वाइन कर रहे हैं यूनेस्को. बैकग्राउंड क्या है? इन 2017 द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन विड्रू फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर द ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन सीज्ड फंडिंग इन 2011. तो 2017 में ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि वो टाइम जब डोनाल्ड ट्रम्प प्रेसिडेंट थे, तो उस टाइम पे यूएस ने क्या किया था? विड्रॉ कर लिया था. विड्रॉ मतलब कि अपना वो यूनेस्को से उन्होंने कहा कि हम उसका दे विल नो लॉन्गर रिमेन पार्ट ऑफ यूनेस्को. तो विड्रॉ करना मतलब पीछे हटना होता है मीनिंग. तो यहाँ पर उन्होंने यूनेस्को से उन्होंने अपना मेंबरशिप विड्रॉ कर ली थी. कब? जब ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने फंडिंग सीज कर दी थी. सीज मतलब टू स्टॉप. तो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने 2011 में फंडिंग स्टॉप कर दी थी और 2017 में जो यूएस है उसने विड्रॉ कर लिया था यूनेस्को से. द रीज़न फॉर द यूएस रिटर्न इज ऑस्टेंसिबली चाइना with senior US administration officials stating that the US absence had helped China gain more influence in setting the rules around artificial intelligence and the ensuing technological shifts. तो क्या रीज़न था यूएस का वापस आने का? यूएस रिटर्न इज ऑस्टेंसिवली. ऑस्टेंसिवली इज एन एडवर्ब. अब ऑस्टेंसिवली क्या था? ऑस्टेंसिबल मतलब क्या होता है कि कहने के लिए तो ये है रीज़न, बट असली रीज़न कुछ और है. ठीक है, ऑस्टेंसिवली कि कहने के लिए तो ये रीज़न है, लेकिन असली रीज़न कुछ और होगा. तो कहने के लिए क्या रीज़न है कि चाइना विद इट्स सीनियर यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल्स स्टेटिंग, उनके लिए ऑस्टेंसिवली रीज़न क्या है? उनके लिए है कि चाइना हमारा रीज़न है वापस आने का. ठीक है, तो सीनियर यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल्स ने क्या कहा? स्टेट मतलब दे सेड. व्हाट डिड दे से? यूएस absence had helped China gain more influence in setting the rules. तो जब यूएस ने अपना मेंबरशिप विड्रॉ कर ली 2017 में, तो यूएस के ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि चाइना के पास ज़्यादा इन्फ्लुएंस आ गई. किस चीज़ में? इन सेटिंग द रूल्स अराउंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अराउंड क्या रूल्स होने चाहिए, क्या रेगुलेशंस होने चाहिए, तो वो डिसाइड करने के लिए अब चाइना के पास ज़्यादा इन्फ्लुएंस आ गई थी. ठीक है, ज़्यादा पावर आ गई चाइना के पास ये डिसाइड करने के लिए. एंड द एंस्यूइंग टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट्स. और किस चीज़ में इन्फ्लुएंस आई चाइना की? और आई एंस्यूइंग मतलब फॉलोइंग. एंस्यू मतलब क्या होता है कि एक इवेंट हुई, ठीक है, और उसके बाद कुछ और हुआ. तो एक इवेंट हुई, उसके कुछ रिजल्ट्स, उसके बाद उसके कुछ इम्पैक्ट हुआ, तो उसको हम कहेंगे द एंस्यूइंग इम्पैक्ट. सो यहाँ पर एंस्यूइंग टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद जो टेक्नोलॉजी में शिफ्ट आ रहे हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट्स हैं, उनकी बात हो रही है. तो एंस्यूइंग मीन्स फॉलोइंग. ठीक है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट्स हुए हैं उनके अंदर चाइना की इन्फ्लुएंस बढ़ गई है. फॉर अ चेंज, दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट चाइना हैज़ बीन प्रॉफर्ड एज अ रीजन फॉर द यूएस's एंट्री इनटू rather than its exit of a multilateral treaty. तो ये पहली बार है जब चाइना को प्रॉफर मीन्स ऑफर, या चाइना एक रीज़न की तरह
चाइना का नाम लिया गया है यूएस की री एंट्री के लिए रैदर देन इट्स एग्जिट। इससे पहले एग्जिट के लिए कहा जाता था, एग्जिट के लिए रीज़न दिया जाता था चाइना का, लेकिन पहली बार है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में री एंट्री के लिए रीज़न दिया गया है चाइना। ठीक है, ओके। मल्टीलेटरल ट्रीटी क्या होता है? ट्रीटी एग्रीमेंट होता है। ठीक है, तो मल्टीलेटरल ट्रीटी ऐसा एग्रीमेंट जिसमें बहुत सारी कंट्रीज इन्वॉल्व होती हैं। तो ऐसा पहली बार है कि किसी ट्रीटी में री एंट्री के लिए चाइना का नाम यूएस ने लिया है। ड्यूरिंग द पैंडेमिक इन 2020 प्रेसिडेंट ट्रंप अनाउंस द यूएस विड्रॉल फ्रॉम फंडिंग द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो 2020 में यूएस ने विड्रॉ कर लिया था। क्या? विड्रॉल फ्रॉम फंडिंग। यूएस ने कहा था कि हम फंड नहीं करेंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को। द ईयर टू व्हेन ही मूव्ड टू विड्रॉ द यूएस फ्रॉम द पेरिस एग्रीमेंट। और उसी साल 2020 में ही एक तो यूएस ने फंड करना बंद कर दिया था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को, और पेरिस एग्रीमेंट से भी विड्रॉ कर लिया था। ठीक है, दिस फॉलोड फ्रॉम द ट्रम्पिस्ट वर्ल्ड व्यू दैट द यूएस वॉज बीइंग शॉर्ट चेंज्ड। तो ट्रम्पिस्ट वर्ल्ड व्यू का मतलब क्या है कि जो डोनाल्ड ट्रंप के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जैसे वो वर्ल्ड वर्क करते, जैसी अंडरस्टैंडिंग थी उस टाइम पे, ठीक है, तो उसके दिस फॉलोड फ्रॉम ट्रम्पिस्ट वर्ल्ड व्यू दैट द यूएस वॉज बीइंग शॉर्ट चेंज। तो ये ऐसा हुआ क्यों था? विड्रॉ क्यों किया था डोनाल्ड ट्रंप ने? तो वो ये था कि उन्हें लगता था दैट द यूएस वॉज बीइंग शॉर्ट चेंज्ड। शॉर्ट चेंज क्या होता है? देखो, शॉर्ट चेंज क्या होता है? खुले पैसे। ठीक है, अब आप कुछ परचेज करने चाहते हो और आपको मिलने चाहिए थे 8 रुपीज़ और मिलते हैं आपको 5 रुपीज़, तो आपको 3 रुपीज़ नहीं मिले। ठीक है, और आपने बाद में आके चेक किया, आप शॉप से निकल गए और आपने बाद में जाके चेक किया क्योंकि आपको 3 रुपीज़ कम मिले हैं। तो क्या हुआ वहाँ पर? आपको शॉर्ट चेंज, यानी कि चेंज जो था वो आपको कम मिला जितना मिलना चाहिए था। तो शॉर्ट चेंज जो वर्ड है उसको कहाँ यूज़ किया जाता है? वहाँ यूज़ किया जाता है चीटिंग के लिए। ठीक है, कि कोई किसी को चीट करता है तो वहाँ पर शॉर्ट चेंज वर्ड यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर यूएस को लग रहा था कि यूएस को चीट किया जा रहा है, ठीक है, या डिसीव किया जा रहा है, धोखा दिया जा रहा है, डिसीव भी कह सकते हैं। ठीक है, धोखा दिया जा रहा है बाय मेजर पॉल्यूटर्स सच एज चाइना एंड इंडिया। तो यूएस को ये लगता था कि चाइना और इंडिया मेजर पॉल्यूटर्स हैं और वो यूएस को चीट कर रहे हैं। ठीक है, इन द केस ऑफ WHO, the case was over its inadequate response time to the gravity of the pandemic originating in China। तो WHO से एग्जिट करने के पीछे क्या रीज़न था? पेरिस एग्रीमेंट के पीछे तो ये रीज़न था कि the US thought that it was being shortchanged by China and India। लेकिन WHO से एग्जिट करने के पीछे क्या रीज़न था? द केस वॉज ओवर इट्स इनएडिक्वेट रिस्पॉन्स टाइम टू द ग्रेविटी ऑफ द पैंडेमिक ओरिजिनेटिंग इन चाइना। यूएस ने कहा कि जो रिस्पॉन्स टाइम था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का पैंडेमिक के टाइम पे वो इनएडिक्वेट था। ठीक है, वो जितना होना चाहिए था उतना अच्छा नहीं था रिस्पॉन्स टाइम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। और जो पैंडेमिक ओरिजिनेट हुई थी, शुरू हुई थी कहाँ पे? चाइना में। ठीक, ओरिजिनेटिंग मीन्स बिगिनिंग इन चाइना। अच्छा, ग्रेविटी का क्या मीनिंग है? इट्स ग्रेविटी नहीं है, इट्स ग्रेविटी। ग्रेव से बना है। ठीक है, ग्रेव क्या होता है? अब ग्रेव में आप कहोगे कि ग्रेव तो होता है कि जहाँ पर किसी डेड पर्सन को जो है दफनाया जाता है, बट नहीं, ग्रेव का एक और मीनिंग भी होता है, वो होता है सीरियस। ठीक है, अब यहाँ पर ग्रेव जो है वो एडजेक्टिव है, तो जब ग्रेव एडजेक्टिव है तो वहाँ पर उसका मीनिंग होगा सीरियस। ग्रेव जब नाउन होगा तो वहाँ पर उसका मीनिंग होगा जहाँ पर किसी डेड पर्सन को दफनाया जाता है। सो ग्रेव, तो ग्रेव से बना है ग्रेविटी। ग्रेविटी इज नाउन, ग्रेविटी इज अ नाउन। तो ग्रेविटी ऑफ दिस पैंडेमिक, ग्रेविटी का मतलब आप समझ गए होंगे क्या? सीरियसनेस ऑफ द पैंडेमिक। तो जो यूएस को लगा कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का रिस्पॉन्स था वो जो पैंडेमिक की सीरियसनेस था उसके हिसाब से वो एडिक्वेट या कहें कि अप्रोप्रिएट नहीं था। फॉलोइंग पॉलिटिकल चेंज, प्रेसिडेंट जोसेफ बाइडेन हैज़ नाउ ब्रॉट द यूएस बैक इनटू द फोल्ड ऑफ फंडिंग WHO एज वेल एज रीजॉइनिंग द क्लाइमेट ट्रीटी। तो अब क्या हुआ? पॉलिटिकल चेंज हुआ,
जो नए प्रेसिडेंट हैं उन्होंने हैज़ ब्रॉट द यूएस बैक इनटू द फोल्ड. ब्रिंग समवन बैक इनटू द फोल्ड. इनटू द फोल्ड मतलब किसी ग्रुप, ठीक है, किसी आइडियोलॉजी में किसी पर्सन को वापस लेकर आना. सो यूएस को जो जोसेफ बाइडेन है वो वापस यूएस को ले आए. किस में? यूएस की फंडिंग दोबारा स्टार्ट कर दी, WHO की फंडिंग दोबारा स्टार्ट कर दी यूएस ने, और क्लाइमेट ट्रीटी जो पेरिस एग्रीमेंट था वो भी दोबारा ज्वाइन कर लिया. ऑलराइट, सो unlike the America First policies that propelled the Trump administration's exits, the US's UNESCO re-entry has little to do with why it exited it in the first place, which was, as it was believed, an anti-Israel bias. अब यहाँ देखते हैं कि unlike America First policies, जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन था उस टाइम पे जो एग्जिट्स हुए थे, अभी पीछे हमने डिस्कस किया कुछ एग्जिट्स हुए थे ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से, तो जो वो एग्जिट्स हुए थे, यूएस ने एग्जिट किए थे कुछ ट्रीटीज से, तो वो किस लिए थे? वो अमेरिका फर्स्ट पॉलिसीज़ की वजह से थे. ठीक है, प्रोपेल्ड मतलब ड्रिवन बाय द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि ये एग्जिट्स जो थे वो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने किए थे. लेकिन अनलाइक द एग्जिट्स, the US's UNESCO re-entry has little to do with why it exited. लेकिन अगर हम इससे कंपेयर करें तो यूएस जब वापस आ रहा है यूनेस्को में, तो उसका एग्जिट करने के लिए जो उसने रीज़न दिया था और जो एंट्री करने के लिए रीज़न दिए हैं दोनों बिल्कुल अलग हैं. ठीक है, वो ये कह रहे हैं इट हैज़ लिटिल टू डू विद वाई इट एग्जिटेड. लिटिल टू डू विद मतलब कि अनरिलेटेड है, कम्प्लीटली अनरिलेटेड है, कि जो रीज़न दिया था आपने एग्जिट करने के लिए और जो रीज़न आप दे रहे हो एंट्री करने के लिए वो कम्प्लीटली अनरिलेटेड है. ठीक है, जब भी हम ये फ्रेज यूज़ करते हैं हैज़ लिटिल टू डू विद समथिंग, दैट मीन्स वो अनरिलेटेड है. सो वाई इट एग्जिटेड इन द फर्स्ट प्लेस, तो क्यों एग्जिट किया था? विच वॉज एज इट वॉज बिलीव्ड, ये माना जाता था एन एंट्री इज़राइल बायस, कि वहाँ पर कोई एक एंटी इज़राइल बायस थी. बायस कि इज़राइल के अगेंस्ट जो है जो ऑर्गेनाइजेशन था वो बायस्ड था. द यूएस देन एंड नाउ रिमेन्स इज़राइल्स स्टॉन्चेस्ट अलाई एंड डज नॉट रिकग्नाइज पैलेस्टाइन. तो इज़राइल और पैलेस्टाइन के बीच में एक डिस्प्यूट है और उसमें यूएस जो है वो इज़राइल का स्टॉन्चेस्ट अलाई है. स्टॉन्चेस्ट मतलब जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली या बहुत ज़्यादा डिवोटेडली, बहुत ज़्यादा लॉयल, अगर हम कहें कि मोस्ट लॉयल. ठीक है, स्टॉन्चेस्ट एलाई, सबसे ज़्यादा जो लॉयल एलाई है इज़राइल का वो है यूएस. एंड डज नॉट रिकग्नाइज पैलेस्टाइन, और वो पैलेस्टाइन को रिकग्नाइज ही नहीं करता. रिकग्नाइज मतलब पहचानना नहीं, रिकग्नाइज मतलब रिकग्निशन देना. एक और जो मीनिंग होता है वो होता है कि किसी कंट्री को आप एक्सेप्ट करते हो कि हाँ ये दिस कंट्री एग्जिस्ट्स और दिस गवर्नमेंट रूल्स दिस कंट्री, तो उसको आप रिकग्नाइज करते हो ऑफिशियली. तो यूएस जो है वो ऑफिशियली नहीं मानता कि पैलेस्टाइन जो है वो एक कंट्री है. It is not unreasonable to infer that the re-entry is a sign of America's growing paranoia about China. So it is not unreasonable. ठीक है, अब reasonable का उल्टा unreasonable, और उसके आगे हमने not लगा दिया, यानी कि it is logical, not unreasonable. Unreasonable मतलब कि without logic. ठीक है, लेकिन ये नॉट अनरीजनेबल, यानी कि इट इज़ लॉजिकल टू इन्फर. हम क्या इन्फर कर सकते हैं? दैट द री एंट्री इज़ अ साइन ऑफ अमेरिकाज ग्रोइंग पैरानोया अबाउट चाइना, कि अमेरिका का जो पैरानोया है चाइना को लेकर वो बढ़ गया है. नाउ व्हाट इज़ पैरानोया? व्हाट इज़ पैरानोया? पैरानॉइड, बीइंग पैरानॉइड, पैरानोया. तो पैरानॉइड इज एन एडजेक्टिव, इट्स एन एडजेक्टिव, एंड पैरानोया इज अ नाउन. अब इसका मतलब क्या होता है? अगर आप किसी चीज़ से आप डरते हैं, ठीक है, किसी चीज़ को लेके आप एंग्शियस हैं, तो वो तो हर कोई होता है, लेकिन एक पॉइंट के बाद वो बिल्कुल इलॉजिकल हो जाता है कि आप कोई रीज़न नहीं है फिर भी आपको लगता है आप किसी चीज़ से डर रहे हैं, किसी चीज़ को लेके एंग्शियस, नर्वस हैं. तो जब एक पॉइंट के बाद जब वो इलॉजिकल होने लगता है तो फिर ये कहा जाएगा कि वो पैरानोया है. ठीक है, इसको हम ये भी कह सकते हैं डिल्यूजन.
ठीक है, डिल्यूजन भी कहा जा सकता है। सो ग्रोइंग पैरानोया अबाउट चाइना की चाइना को लेकर जो यूएस में नर्वसनेस है वो बढ़ रही है और वो एक जो रीजनेबल लेवल होता है उससे ज़्यादा बढ़ गई है। इट इज़ ऑल्सो अप्रोप्रिएट टू रिकॉल दैट द रीगन एडमिनिस्ट्रेशन विड्रू फ्रॉम यूनेस्को इन 1984। तो अभी पुरानी 1984 की बात हो रही है, वहाँ पे उस टाइम पे रोनाल्ड रीगन वॉज द प्रेसिडेंट। तो जब रीगन एडमिनिस्ट्रेशन था यूएस में तो 1984 में भी यूएस ने यूनेस्को से एग्जिट किया था। तो रिकॉल का मतलब क्या होता है? रिमेंबर, ओके, अमंग अदर थिंग्स। तो अब वहाँ पे among other things advancing Soviet interests, तो ठीक है, तो वहाँ पर it is also appropriate to recall that the Reagan administration withdrew from UNESCO in 1984 for among other things advancing Soviet। अब वहाँ उस वक्त क्या रीज़न दिया था? ये रीज़न दिया था कि जो यूनेस्को है वो सोवियत यूनियन के जो इंटरेस्ट हैं, जो सोवियत यूनियन के फेवर में है वो, तो ये रीज़न दे के एग्जिट किया था। Developments in AI are slightly different from historical technological developments, ठीक है। तो जो AI में डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो इससे पहले जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उससे थोड़ा अलग है, स्लाइटली डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? Here, product patents and their enforcement have helped countries such as the US maintain their edge। अब जब AI की हम बात कर रहे हैं तो here प्रोडक्ट्स पे पेटेंट्स क्या होते हैं कि आपके पास राइट होता है कि सिर्फ आप ही वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर सकते हो, कोई और नहीं कर सकता। तो प्रोडक्ट के पेटेंट्स और उनके एनफोर्समेंट, पेटेंट का एनफोर्समेंट मतलब कि आप लीगली आप किसी और को भी वो प्रोडक्ट ना बनाने दो, क्योंकि आप ओन करते हो उस प्रोडक्ट को, आपका राइट है, और उस राइट को आप एनफोर्स कर रहे हो, आप उसको लीगली एग्जीक्यूट, लीगली आप उसको एग्जीक्यूट या फिर अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। सो अब ये जो चीज़ें हैं, प्रोडक्ट पेटेंट करना और उसको एनफोर्स करना, हैव हेल्प्ड कंट्री सच एज द यूएस को इससे बहुत फ़ायदा हुआ है। किस में? मेंटेनिंग देयर एज। नाउ व्हाट डज एज मीन? एज मीन्स आपके पास कोई एडवांटेज है तो उसको एज भी कहते हैं। तो यूएस जो है एआई के अंदर उसके पास एज कैसे रहा कि उस प्रोडक्ट के पेटेंट्स और उनके एनफोर्समेंट्स की वजह से यूएस के पास एडवांटेज रहा। सॉरी, ये इट्स टॉकिंग अबाउट हिस्टोरिकल टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स। अगर हम हिस्टोरिकल टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स की बात करें तो यूएस के पास एडवांटेज था, ठीक है। लेकिन विद एआई में यूएस के पास एडवांटेज नहीं है। क्यों? China, along with a rising repertoire of patents and research publications, has the advantages of a much larger population and a more powerful surveillance state। लेकिन AI के केस में चाइना के पास एडवांटेज है। क्यों? क्योंकि उसके पास ज़्यादा राइजिंग रेपर्टोर ऑफ पेटेंट, उसके पास ज़्यादा पेटेंट्स। अब व्हाट इज़ अ रेपर्टोर? रेपर्टोर इज़ अ वाइड रेंज ऑफ समथिंग। आपके पास बहुत ज़्यादा नंबर या बहुत ज़्यादा वेराइटी की कोई चीज़ें हों, एक काफ़ी रेंज हो उसकी, तो उसको कहा जाएगा रेपर्टोर। तो राइजिंग, आप इसको यहाँ पर अंडरस्टैंड कर सकते हो, बहुत ज़्यादा टाइप्स एंड नंबर ऑफ पेटेंट्स हैं किसके पास? चाइना के पास, और रिसर्च पब्लिकेशंस हैं। उसके अलावा चाइना के पास और क्या एडवांटेज है? उसके पास वो एक पावरफुल सर्वेलेंस स्टेट है। सर्वेलेंस स्टेट उसको कहते हैं जो कंट्री अपने सिटीजन्स के जो हैबिट्स हैं, बिहेवियर्स हैं, उनकी मूवमेंट्स हैं, उन सब चीज़ों को ट्रैक करती है। तो वो क्योंकि चाइना ये सब कर सकता है तो उसके पास एडवांटेज है एआई के केस में। जब वो सर्वेलेंस करता है और चाइना के पास पेटेंट्स हैं, सो दिस फीड्स इनटू अ साइकिल ऑफ जनरेटिंग ग्रेटर ट्रोव्स ऑफ डेटा। तो इन सब चीज़ों की हेल्प से दिस फीड्स इनटू मतलब इट इंक्रीजेस और इन्फ्लुएंसेस। किस चीज़ को इंक्रीज या इन्फ्लुएंस करता है? एक साइकिल को। किस चीज़ का वो साइकिल है? जनरेटिंग ग्रेटर ट्रोव्स ऑफ डेटा, लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा। तो चाइना अपने पेटेंट्स और अपने सर्वेलेंस की हेल्प से बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ डेटा जनरेट कर सकता है। ग्रेटर ट्रोव्स का मतलब क्या होता है? वेरी लार्ज स्टॉक और या अ वेरी लार्ज अमाउंट, ठीक है। सो ग्रेटर ट्रोव्स ऑफ डेटा दैट इन टर्न फीड
एंड इम्प्रूव मशीन लर्निंग सिस्टम्स, और उस डेटा की हेल्प से वो मशीन लर्निंग सिस्टम्स को इम्प्रूव करता है, दैट मेक इट्स AI फार मोर फॉर्मिडेबल. फॉर्मिडेबल मीन्स स्ट्रॉन्ग. ओके, स्ट्रॉन्ग. फॉर्मिडेबल इज स्ट्रॉन्ग. ठीक है, वेरी स्ट्रॉन्ग. तो पावरफुल और स्ट्रॉन्ग, तो पावरफुल वुड बी बेटर. ठीक है, तो जो चाइना के जो AI है इन रीजंस की वजह से वो ज़्यादा पावरफुल हो जाता है. Unlike other technologies, no country can have a sustained natural edge in AI indefinitely. अब बाकी टेक्नोलॉजीज़ की से अलग है AI. क्यों है? Unlike लिखा है, that means different है. Unlike other technologies. Other technologies से different कैसे है? क्योंकि कोई भी कंट्री जो है can have a sustained natural edge. किसी भी कंट्री के पास एक बहुत लंबे टाइम के लिए एडवांटेज नहीं रह सकती AI में. सस्टेन्ड का मतलब क्या होता है? लास्टिंग फॉर या कंटिन्यूइंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. एक कोई चीज़ जो लंबे टाइम तक चले, सस्टेन्ड. ठीक है, सस्टेन्ड ग्रोथ का मतलब क्या होता है? आप लगातार ग्रो करते जा रहे हो फॉर ओवर अ नंबर ऑफ ईयर्स. ठीक है, 10 साल तक हाई ग्रोथ रेट है तो सस्टेन्ड ग्रोथ कही जाएगी. एक साल हाई है, एक साल लो है, फिर एक साल हाई है, फिर वो सस्टेन्ड ग्रोथ नहीं होगी. तो यहाँ पे सस्टेन्ड एडवांटेज का मतलब क्या है कि लगातार कोई भी कंट्री जो है उसके पास एडवांटेज नहीं हो सकती AI को लेके. ठीक है, इनडेफिनेटली नहीं हो सकती. अमेरिका माइट ब्रिंग, इसीलिए अमेरिका क्या कर सकता है? इट माइट ब्रिंग इन एटलीस्ट $600 million इन आउटस्टैंडिंग ड्यूज टू द यूनेस्को. और इसीलिए चाइना क्या करेगा, सॉरी US, वो इतना अमाउंट ऑफ मनी जो है आउटस्टैंडिंग ड्यूज वो यूनेस्को को दे सकता है. तो आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? ड्यू, जो पे नहीं हुआ, अनपेड. आउटस्टैंडिंग ड्यूज क्या होते हैं? अनपेड. आउटस्टैंडिंग ड्यूज आर अनपेड ड्यूज. ठीक है, अनपेड ड्यूज टू द यूनेस्को, बट इट इज़ हाई टाइम. इट इज़ हाई टाइम का मतलब जब भी हम बोलते हैं इट इज़ हाई टाइम टू डू समथिंग, यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है करने का और अभी किया जाना चाहिए वो. सो बट इट इज़ हाई टाइम. ठीक है, अब यहाँ पे हाइफन के बाद थोड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है क्या, एंड कंट्रीज सच एज इंडिया वुड डू वेल टू पॉइंट दिस आउट. और इंडिया को भी ये पॉइंट आउट करना चाहिए US के लिए, क्या, दैट द ऑर्गेनाइजेशन गेट्स स्ट्रिक्टर ऑन कंट्रीज एग्जिटिंग एंड एंटरिंग ऑन फ्रिवलस ग्राउंड्स. लेकिन अब ये तो ठीक है जो हमने पढ़ा इन सब की चाइना और US के बारे में, लेकिन अब ये ज़रूरी हो गया है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, यूनेस्को की बात हो रही है, इट गेट्स स्ट्रिक्टर ऑन कंट्रीज एग्जिटिंग एंड एंटरिंग ऑन फ्रिवलस ग्राउंड्स. कि किसी कुछ भी रीज़न दे के कंट्री एंट्री और एग्जिट ना करें. कि US ने कुछ भी रीज़न दे के एग्जिट कर लिया था यूनेस्को से और कुछ भी रीज़न दे के वो एंटर कर रहे हैं. तो व्हाट इज़ फ्रिवलस? फ्रिवलस ग्राउंड्स का मतलब क्या होगा? ग्राउंड्स क्या होते हैं? ग्राउंड्स आर रीजंस. ठीक है, और फ्रिवलस ग्राउंड्स का मतलब इलॉजिकल कह सकते हो, या ऐसे रीजंस जो कि डिफेंड, जिसको आप डिफेंड नहीं कर सकते, या कुछ भी आपने इलॉजिकल रीज़न दे दिया तो वो रीज़न दे के आप एंटर या एग्जिट ना कर सको. अलॉन्ग साइड फ्रेमिंग पॉलिसीज़ एंड रिसर्च. उसके अलावा फ्रेम करना, फ्रेम मतलब क्रिएट करना. ठीक है, पॉलिसीज़ एंड रिसर्च दैट एकोमोडेट द टसल्स ऑफ अ हाइपर कनेक्टेड वर्ल्ड. उसके अलावा क्या करने की ज़रूरत है यूनेस्को को? एक तो कि फ्रिवलस ग्राउंड्स पे इलॉजिकल रीजंस देके कोई कंट्रीज एंटर या एग्जिट ना करे. उसके अलावा क्रिएट करे यूनेस्को ऐसी पॉलिसीज, सजेशंस हैं, ऐसी पॉलिसीज़ क्रिएट करे जो एकोमोडेट करे टसल्स ऑफ अ हाइपर कनेक्टेड वर्ल्ड. ऐसी पॉलिसीज़ बनाए कि जो टसल मतलब कंपटीशन, कुछ चीज़ को पाने के लिए जो कंपटीशन होता है उसको हम टसल कहते हैं. तो कंट्रीज़ के बीच में टसल्स चलते रहते हैं, कॉम्पिटिशन्स चलते रहते हैं, तो उनको भी वो अपनी पॉलिसीज़ में इंक्लूड करे, एकोमोडेट करे, इंक्लूड करे, यानी पॉलिसी के अंदर ही वो चीज़ें पहले से ही वो इंक्लूडेड हो, कंसिडर्ड हो इन अ हाइपर कनेक्टेड वर्ल्ड, क्योंकि जो वर्ल्ड है वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है. सो ये था हमारा सेकेंड पैसेज. ठीक है, तो जो ये रहे वो वर्ड्स, इनके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या PDF भी आपको मिल जाएंगे. ठीक है, इनमें से आपको रटने की कोशिश नहीं करनी इन वर्ड्स को. आपको देखना है कि आपने जब पहले रीड किया होगा पैसेज तो जो वर्ड्स आपको नहीं पता थे उन पे फोकस करना है, जो आपको पता थे उनको क्विकली एक बार रिवाइज करना है, जो नहीं पता थे उनको एक नोटबुक में लिखना है. ठीक है, और रिवाइज करना है वीक में.
ठीक है। तो और थोड़ा सा पेशेंट रहना है, क्योंकि थोड़ा कुछ वीक्स लगेंगे जब आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगेगा अपनी वोकैबुलरी पे। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। सो एंड अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।